पाकिस्तान तो बहुत सिंसियर किरदार अदा कर रहा है। एक्चुअल जंग तो उस वक्त शुरू होगी जब अमेरिका इस काबिल हुआ कि वो ये समझे कि वो कैजुअलिटीज ले सकता है। इस वक्त उसका जो कि फोर्स स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है। इंटरनेशनल लॉ की तो इस वक्त वायलेशन तो पूरी दुनिया में हो चुकी है। नेतन्याहू का निकाला हुआ है, वारंट निकाले हुए हैं। मसला असल में लॉ का नहीं है, मसला मिसट्रस्ट का है। सीज फायर है 22 अप्रैल तक का, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका की जानिब से जिस तरह से ईरान के जहाज को कब्जे में लिया गया, जिसका हम तस्करा भी कर रहे हैं, एक्ट ऑफ वॉर है, तो ये एक तरह से अमेरिका खुद को ये नहीं साबित कर रहा कि वो एतबार के काबिल नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है। तो फिर ये डील वाले मामलात किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अगर इस तरह की कार्रवाइयां अमेरिका की जानिब से जारी रही? देखिए मुश्किल हो जाएगा जी, क्योंकि ये सारा जो एस्केलेटरी स्टेप्स है और ये डीरेल कर सकते हैं तमाम मुज़ाकरात को, क्योंकि मुज़ाकरात एक ऐसी फजा में होते हैं जो कि जिसमें एतमाद हो, और जब एतमाद साजी का फुकतान हो और फरीकैन तैयार ना हो अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं वहाँ से क्लाइम डाउन करके लचक दिखाने में, तो फिर मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात ही रह जाते हैं। अब ये जो राउंड हो रहा है, पाकिस्तान तो बहुत सिंसियर किरदार अदा कर रहा है उसमें। लगातार ये शटल डिप्लोमेसी और फिर वार अफेक्टेड रीजन में जाना, रिस्क लेना, ये सारा अक्कासी करता है सिंसियरिटी की। अब एफर्ट्स ऑन है मगर दोनों तरफ एंट्रेंच्ड पोजीशंस हैं। मसला ईरान का ये है कि वहाँ पे इस वक्त इदारे हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है। नए एक सुप्रीम लीडर हैं जो कि इस वक्त उनको पर्सनल एक एंगल भी है, पूरी फैमिली उनकी मुतासर हुई है, पर्सनल लॉसेस हैं। उसके बाद पार्लियामेंट है, फिर वो काउंसिल ऑफ जो एडवाइजर्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट उनकी हायरार्की में उसका रोल होता है। IRGCs हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड इस वक्त हो चुके हैं और उनके दरमियान भी हार्ड लाइनर्स और प्रो जो सीज फायर लॉबीज हैं उसमें, तो अब उनके दरमियान भी एक मुताबिकत है, गैर मुताबिकत है, क्योंकि अगर वो उस पर कोई कंसेशन करते हैं तो कुछ चंद महीनों बाद फिर हो सकता है वो पावर स्ट्रक्चर से आउट हो जाए, क्योंकि अंदर उसके ईरान के अंदर भी जो एक काफी इस वक्त पावर का इंटरनल स्ट्रगल भी जारी है, जो थोड़ी सी एक्लिप्स होगी इस जंग की वजह से, मगर वो दोबारा सरफेस होगी। और आबनाए होर्मस का जो मामला है वो तो समझ आता है कि ये ईरान का एक सिमेट्रिक टैक्टिक्स है। जंग हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उसने उसको लेवरेज इस्तेमाल करना था, मगर उसके आगे जाके मजीद उसको एक परमानेंट बनाना कि उसमें ईरानियों के पास कंट्रोल होगा और इंटरनेशनल गुजरगाह के बजाय वो जिस तरह टर्किश वाटर्स में मॉन्ट्रियो कन्वेंशन जिसको करता है गवर्न, उस तरह का स्टेटस होगा, तो वो तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह तो फिर आबनाए मलाका, आबनाए सिंगापुर, वहाँ से भी लोग फीस लेना शुरू कर देंगे। तो ईरान मेरे ख्याल है वहाँ लचक दिखा सकता है, मगर बुनियादी कज़िया जो है, पहली सिंसियरिटी अमेरिका को दिखानी होगी कि क्या वो यूरेनियम के मामले में कोई उसको देना चाहता है कि सरेंडर का तासर ना उभरे, क्योंकि ईरानी वापस जाएं और ये ना उनके अपनी पॉपुलेशन को फेस करें कि ये सरेंडर करके आए, और अगर वो उसको बजिद है कि नहीं वो करवाना है और जीरो अफजोदगी है, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर डस्ट भी देने के हक में नहीं है। उनकी स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट्स ट्वीट्स अगर उनको देखा जाए तो वो बड़ी सख्त पोजीशंस हैं जिनके दरमियान एक मुताबिकत लाना बड़ा जो शीर लाने के मुतरादिफ होगा, मगर कोशिशें बहरहाल कोशिशें होती हैं और इसी तरह ये डाउन होगा एस्केलेटरी स्पाइरल, वरना तो ऊपर होता जाएगा। और ग्राउंड ट्रुप्स की तरफ भी अगर मामला चला गया तो एक्चुअल जंग तो उस वक्त शुरू होगी जब अगर अमेरिका इस काबिल हुआ कि वो ये समझे कि वो कैजुअलिटीज ले सकता है। इस वक्त उसका जो कि फोर्स स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है, क्योंकि उसने 494 के लगभग कर दिया है 595 से, 12 ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स को रिड्यूस कर दिया है। तो इस वक्त वो उस तरीके से तैयार भी नहीं थे इस जंग के लिए, ग्राउंड जंग के लिए। और उसमें फिर एक इलेक्शन ईयर है, बॉडी बैग्स जाएंगे, वहाँ पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड एक मोज़ाइक है जिसमें उन्होंने ये एक्ट करना है, दोनों फरीकीन को कोऑपरेट करना है, कन्फ्रंट नहीं करना। अब इसमें स्पॉइलर का किरदार सबसे अहम है, वो जो इजरायली स्टांस है जिसमें लेबनान में भी येलो लाइन बना ली है 10 किलोमीटर तक, अब वो कह रहे हैं कि इसके पीछे अभी वो जाने से गुरेज हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने बाद इलेक्शंस आ रहे हैं इसराइल में, और नेतन्याहू साहब वो इलेक्शन में अगर गए एक शिकस्त खुर्दा
लीडर के तौर पे, तो वो डेफिनेटली वो हारेंगे इलेक्शन। और ये उनके इस वजह से अमेरिका पे उनका और AIPAC का वो मुतवातर एक प्रेशर है और कॉम्प्लिकेटेड मोज़ाइक है, नो इजी सॉल्यूशंस। मगर अगर ये क्लाइम डाउन करते हैं, फ्रीक अपनी अपनी पोजीशन से एक दूसरे को स्पेस देते हैं, तो फिर ये हाल मुमकिन है इसका। अमेरिका इससे पहले चीज़ें मनवाता आया दूसरे ममालिक से, और माइट इज़ राइट का वो जो इस्तेमाल करता रहा है, प्रचार करता रहा है, उसमें भी किसी भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का कोई अमल दखल है, और जो चाहता है वो जिस तरह के फैसले चाहता है वो करवा लिए जाते हैं। क्या ईरान रेजिस्ट करेगा? कि हम देखते हैं कि ईरानी मिसाइल जो हैं उनकी लिमिट के हवाले से बात की जाती है, या फिर न्यूक्लियर डस्ट के हवाले से, तो क्या ईरान के स्टैंड के बाद कोई और ममालिक जो है उस पर अमेरिका अपनी धौंस नहीं जमा सकेगा, मर्जी के फैसले नहीं ले सकेगा? देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ग्लोबल, ये पोस्ट याल्टा है, डिफाइंड है, और वर्ल्ड वॉर 2 के जो विक्टर्स थे, ये उनका ग्लोबल ऑर्डर है, जिन P5 जो ममालिक हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। पहले तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वो ऐसे इनइक्विटस है, हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ कोई P5। एनीहाउ, इसको आगे जाते हैं। प्योरली इंटरनेशनल लॉ की अगर बात की जाए तो ये अभी बात हो रही, आप नाए मलाका का जहाँ मामला है, सिंगापुर के स्ट्रेट्स का मामला है, टर्किश वाटर्स का मामला है, आप उसको देख लें, वो किसी लॉ के तहत नहीं। बाकी जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेट्स हैं वो UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी उसको गवर्न करता है। जो टर्किश स्ट्रेट्स हैं वो उसको मॉन्ट्रियो कन्वेंशन करता है, जो ट्रीटी ऑफ लौज़ान के बाद वर्ल्ड वॉर 1 की जो पोस्ट वॉर डेवलपमेंट थी, उसमें रूस से बचने के लिए एक रोल देना चाह रहे थे, तो वो तुर्की को तफवीज़ किया गया, वो भी लिमिटेड रोल है। सही, यहाँ पे ये गुजरगाह है इंटरनेशनल। यहाँ पे अगर ईरान इसको अपना टोल टैक्स लेने के लिए या किसी किस्म का फी या उस पर तसल्लुत करने की कोशिश करता है, तो वो UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी की उसकी वायलेशन है, तो ईरान उसका मेंबर नहीं है। मगर उसके बावजूद उस पर यह ऑब्लिगेशन तो है कि राइट ऑफ इनोवेशन पैसेज है। अब UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी की जो आर्टिकल आप 44 पढ़ें, 38 पढ़ें और 26, ये उसकी वायलेशन है। और इसी तरह वो आर्टिकल 17 जो उसको वायलेट करता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये इंटरनेशनल लॉ की तो इस वक्त वायलेशन तो पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब गजा में जो हुआ है वो कौन, ICC ने नेतन्याहू का निकाला हुआ है, वारंट निकाले हुए हैं, मगर उसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इंटरनेशनल लॉ इज एज गुड एज द विल ऑफ द ग्लोबल पावर्स। और ग्लोबल पावर्स इस वक्त चीन और रूस इसको एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं। इस वक्त चीनी काशिश हैं, उसे पुरदा कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ओवर्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है। रूस यूक्रेन में मसरूफ है, तो अमेरिका को मौका मिला हुआ है। और मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ, आपने ग्लोबल पावर्स और इंटरनेशनल लॉ का वो देख लिया कि कितना एक उनका अमल दखल था, कि किसी भी कोशिश कोई बार साबित नहीं हुई। अल्टीमेटली वो बोर्ड ऑफ पीस बन गया, जिसकी गजा का कुछ रिकंस्ट्रक्शन और बाकी सिलसिला शुरू होना था, जो बात बीच में ही रह गई। और ये अभी सदर्न लेबनान पे असाल्ट हो गया। अब लेबनान के जो 10 किलोमीटर उसने जाके कब्जे में लिए हुए हैं, ये भी कोई इंटरनेशनल लॉ के तहत तो नहीं लिए हुए। तो अब इसको देखना ये है कि क्या वो जो P5 ममालिक हैं वो असर्ट करते हैं, वो कितना असर्ट करते हैं कि अमेरिका पे ये प्रेशर पड़े। और बीच में ये जो कज़िया है ईरान और इस वक्त अमेरिका के दरमियान, ये डिसआर्मामेंट का इनका बहुत पुराना ये चलता आ रहा है सिलसिला। ये तो जब से रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, तो उसके बाद से इन पे प्रेशर था। और दोनों किस्म के इसमें रहे। एक आपको याद होगा, मोहम्मद अली खातमी साहब होते थे, आशमी रफसंजानी थे जी, वो न्यूक्लियर डफ कहते थे उनको। फिर न्यूक्लियर हॉक भी थे इसमें, जो ये चाहते थे कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाए ईरान। मगर ईरान ने खुद ये फैसला किया, उनके जो पुराने जो सुप्रीम लीडर थे उनका भी ये उस पर फतवा था कि हम नहीं बनाएंगे। अब जब उन्होंने वो फैसला कर लिया और उसके तहत उनका एक सिविलियन प्रोग्राम जो NPT के तहत, जिसको इजाज़त होनी चाहिए उसूलन, और रूस ने उस पर कुछ उसके साथ जितना यूरेनियम वहाँ से वो अफसूदा करते हैं, वो रूस के पास उसकी कुछ स्टॉक पाइल जाती है और वो इनको देता है। बुशेर से भी यही मामला आते हैं। तो अब उनको मसला असल में लॉ का नहीं है, मसला मिसट्रस्ट का है। और इस
मिसट्रस्ट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ईरानियन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा अमेरिका, क्योंकि इजराइल एक पैरानॉइड है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और वो समझता है कि अगर ये जौहरी आज़ूदगी की तरफ किसी वक्त चले गए, अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए भी इनके पास ये कैपेसिटी रही तो ये इसको अपस्केल कर सकते हैं, जैसा कि JCPOA के बाद 2015 के बाद किया उन्होंने। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक मोज़ाइक है, इसमें दोनों फरीकैन के दरमियान, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट होगा तो वो एंट्रेंस्ड पोजीशन से नीचे आके एक दूसरे को स्पेस भी दे देंगे, क्योंकि यही ईरान था जो कि अमेरिका के साथ बड़ा क्लोजली इंटीग्रेटेड था शाह के दौर में। और आप जब 2001 में अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो इसी ईरान ने अमेरिका की मदद की थी अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ। तो एक हिस्ट्री है। अब जो स्पेस दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को देनी है वो ना दी, तो फिर अल्टीमेटली इसका मैदान जंग में फैसला होगा, जो कि बड़ा कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, खत्ते पे उसके बड़े मनफी मुज़मरात होंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त कोशां है कि पाकिस्तान के 3 इंटरेस्ट हैं जी। एक तो कोस्ट लाइन है उसकी ईरान के साथ, जो बॉर्डर है, और उस पे उसने इम्पैक्ट आएगा और वो नहीं चाहता कि वो इम्पैक्ट आए। दूसरा, ये सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक दिफाई मुआहदा है, और अगर कोई ईरान एक्सपैंड हो जाता है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद चाहता है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा, हमारा इकोनॉमिक्स है, हमारा एनर्जी का जितना डिपेंडेंस है ऑयल इंपोर्ट्स पे, और हमारे जो रेमिटेंसेस वहाँ से आते हैं वो सारे इम्पैक्ट हों। और उसके छोड़ के एक हाई मॉरल प्रिंसिपल्स जो उस पर हम खड़े हैं कि हमने कंसिस्टेंटली ट्राई किया है कि इनके दरमियान ये सीज फायर हो, मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाए और बातचीत से तय पाए। और अब इनमें पाकिस्तान ने बसात भर अपनी कोशिश कर दी है, कोशिशें जारी रहेंगी, चाहे वो आगे मामला और बिगड़े या ना बिगड़े। और ये याद रखिए कि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये 2 यूनिवर्सेस में हम रह रहे हैं पैरेलल। एक यूनिवर्स उनका है जो कि ये इस चीज को सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे रैंकमैनशिप कर रहे हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स इनका है जो पसे पुर्दा बड़ी सिंसियर, पैरा बाय पैरा, शिक बाय शिक सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट, ये बेल कहीं मंडे चढ़े। तो इन दोनों को, जिस तरह ओस्लो अकॉर्ड में 20 महीने लगे थे, और इसको आपने जब JCPOA 2015 में हो रहा था तो उसको 9 माह का तवील अरसा लगा था कि एक स्टिच हुआ था एग्रीमेंट। तो इस पे ये तवक्को करना कि इन 2 राउंड्स में कुछ बुनियादी हदोखाल वाजे हो जाए, पीस के हवाले से इंटेंट क्लियर हो जाए, ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, तो बाकी ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। बाकी देन टाइम के साथ और मजीद दौर होंगे, उसमें वो हर शिक पे गौर करेंगे कि मिलिटेंट जो प्रॉक्सी वॉरफेयर के हवाले से दोनों में जो बौदुल मुशरिकीन है उसको कैसे करीब किया जाए, जौहरी अफजोदगी से मामले पे कैसे किया जाए, और बैलिस्टिक मिसाइल के रेंजेस और उनकी कैपेसिटी उस पर क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाए, आबनाए उर्मुज का मामला कैसे तय किया जाए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट बुनियादी कज़िया ये है कि इस वक्त जंग रोकनी है, पीस की तरफ जाना है, और निगोशिएशन से ये सारी चीजें डिस्कस, ये रिजॉल्व होंगी। अगर ये फ्रेमवर्क तय हो जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना ये इसी तरीके से हॉट कोल्ड एंड पीस ये मामला चलता रहेगा और कोई भी स्पॉइलर इसको एस्केलेट करके किसी और जानब ले जा